हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दी लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ने वाले हम उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पहले तो जान लीजिए उत्तर वैदिक काल क्या होता है। उत्तर वैदिक काल पहली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था वैदिक काल का एक हिस्सा है उत्तर वैदिक काल। अच्छा, जो पिछली वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कृपया डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और ये पिछली वीडियो देख लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला साथ में बढ़ता रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल क्या है ये जान लीजिए। हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि वैदिक काल में जिस काल में वेदों की रचना हुई, ठीक है। वेदों की रचना, वेद हमारे चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ठीक है। वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, जाके एक बार पिछली वीडियो देख लें। ओके, अच्छा। उसके बाद इसके दो भाग हैं, वैदिक काल के दो भाग हैं। ये जो वैदिक काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है। जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व वो है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो बच गया 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसमें हमारे 3 वेदों की रचना हुई थी। कौन से? सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद, ठीक है। अच्छा जी, इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कालखंड। कालखंड कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से और ये हमने पूर्व वैदिक काल का लिख दिया था, ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल का कालखंड, ठीक है। मतलब कि जीरो से, ईसा से 1000 साल पहले से और ईसा से 600 साल पहले तक देते हैं। आज से 3000 साल पहले से 2600 साल पहले, ठीक है। अच्छा जी, उत्तर वैदिक काल में कौन से वेदों की रचना हुई? वेदों की रचना हुई इसमें सामवेद की, मतलब कि ऋग्वेद को छोड़कर तीनों, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद। इन 3 वेदों की रचना हुई, ठीक है। अच्छा, ये साथ में इसमें हुई पुराणों की रचना। पुराण हमारे यहाँ पुराणों के बारे में आगे बताएंगे। पुराणों की रचना, वेदांतों की रचना, वेदांत जिसे उपनिषद भी कहते हैं, वेदांतों की रचना और इसमें हुई ब्राह्मण ग्रंथों की रचना। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, ओके, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, ठीक है। साथ में इस काल में समृति भी बनी, समृति और आरण्यक भी बने इसमें, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको आगे बताएंगे ये क्या क्या होते हैं।
ठीक है, इसमें इनकी रचना हुई। ओके, अच्छा जी। जो आर्य थे, ये ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने, जो आर्य थे, आर्यों का ऋग्वेद में, आर्यों व अक्षेत्र, आर्यों का अक्षेत्र, आर्यों व अक्षेत्र, आर्यों व अक्षेत्र ऋग्वेद में, आर्यों व अक्षेत्र ऋग्वेद में क्या कहलाता था? सप्त संधु। सप्त ऋग्वैदिक काल में है ये, ऋग्वैदिक वैदिक काल में क्या कहलाता था? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव अक्षेत्र। ठीक है, जो आर्यों क्षेत्र कहलाता ऋग्वेद में क्या कहलाता? ऋग्वैदिक काल में क्या कहलाता था? वो कहलाता था सप्त सैंधव अक्षेत्र, सप्त सैंधव अक्षेत्र। ओके, और आर्यों का अक्षेत्र उत्तर वैदिक काल में क्या कहलाता था? बढ़ गया था इनका क्षेत्र, तो क्या कहलाता था वो? उत्तर वैदिक काल में आर्यवर्त, आर्यवर्त। ठीक है, मतलब कि जो आर्यवर्त हमारे भारत के एक पर्यायवाची भी है। भारत का जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, भरत हो गया, आर्यवर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, ये हमारे भारत देश का नाम का एक पर्यायवाची भी है। ये उत्तर वैदिक काल में आर्यों का क्षेत्र कहलाता था। ओके, अच्छा जी। इसके बाद हम आते हैं इसकी सामाजिक संरचना पर। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना मतलब कि समाज कैसा था। ठीक है, समाज कैसा था? पहली बात तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी, बट संयुक्त परिवार थी। ठीक है, सामाजिक संरचना, छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या थी? परिवार। संयुक्त और पितृस्तात्मक। पितृस्तात्मक पहली वीडियो में आपने देखा था कि ऋग्वैद काल में पितृस्तात्मक था, और उत्तर वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक काल में भी पितृस्तात्मक था, और उत्तर वैदिक काल में भी क्या था? पितृस्तात्मक, मतलब जिसमें पिता की चलती थी, माता की नहीं चलती थी। ओके, पितृसत्तात्मक। ओके, छोटी इकाई परिवार क्या होता था? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का यहां अर्थ है जिसमें कि ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी सभी मिलकर रहते थे, मतलब बड़े परिवार होते थे लगभग। ठीक है, अच्छा जी। इसमें जो स्त्रियां थी, मतलब कि जो लेडीज थी, उनकी वैल्यू घट गई थी, पहले से कम वैल्यू दी जाती थी उनको। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में थोड़ी सी घटी थी। ठीक है, इसमें और ज्यादा घट गई। जैसे कि लेडीज की वैल्यू घट गई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? लेडीज की वैल्यू घट गई। ओके, अच्छा जी। मतलब कि इसको परिवार में तो एक समानता के भाव से देखा जाता था। परिवार में समानता का भाव या आदर का भाव, मतलब कि स्त्री का परिवार में तो समानता का भाव था, आदर का भाव था, बट
बट जो इसका वो था ना, मतलब कि समाज था, समाज में इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी थी। समाज में सब जो स्त्री है, लेडीज है, उसको तुच्छ मानते थे, समाज में तुच्छ। समाज में तुच्छ। ओके, अच्छा जी। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है ना, उत्तर वैदिक काल ग्रंथ, उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में भी क्षत्रिय जो स्त्री है ना, स्त्री को कोई वैल्यू नहीं दी गई, बल्कि जो पुत्री का जन्म होता था ना, जब पुत्री के जन्म को भी अशुभ माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। ओके, ग्रंथों में पुत्री के जन्म को अपवित्र, जन्म को अपवित्र, अपवित्र, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो काल था ना, उत्तर वैदिक काल से ही, हमारे उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल से ही ज्यादातर कुरीतियां यहीं से आई है, जो जातिगत कुरीतियां हैं। अच्छा जी, जो मानव के बीच कुरीतियां, ये क्षत्रिय है, ये पुरुष है, ऐसा कुछ जाति धर्म जो इसी काल में लगभग आए थे। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में एक चीज और थी, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, ये होगी जन्म के आधार पर, और ऋग्वेद में थी ये कर्म के आधार पर, ऋग्वेद काल में थी कर्म के आधार पर, और इसमें उत्तर वैदिक काल में होगी जन्म के आधार पर। मतलब कि जो कास्टिज्म बना ना, कास्टिज्म बना है उत्तर वैदिक काल में, ये बना है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो कहने का मतलब ये है कि ये कास्टिज्म, जो आज का ये कास्टिज्म का कीड़ा फैल रहा है ना, ये बना है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, मतलब आज से 3000 साल पहले से 600 साल पहले। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होगी। ठीक है, अच्छा, छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, उसमें हमारे तीनों आश्रमों, आश्रम बोले तो एक लाइफ का एक पार्ट, ठीक है, लाइफ का एक पार्ट, मतलब कि जो वेद ग्रंथों में कहा गया ना, आश्रम लाइफ के एक पार्ट को कहा गया। ठीक है, जिसमें छंदोग्य उपनिषद में किसको, जीवन को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन से थे? 3 भाग। पहला भाग था हमारा ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, और सेकंड भाग था हमारा गृहस्थ, गृहस्थ, और तीसरा था संन्यास। मतलब कि ब्रह्मचार्य होता था, इसको बाल्यकाल भी कहते थे, ब्रह्मचार्य जो शादी से पहले हो गया। ठीक है, ये था ब्रह्मचार्य। शादी के बाद लगभग बूढ़ा होने तक था गृहस्थ, और भाई इसमें गृहस्थी संभालनी है, उससे पहले पढ़ना है और क्या करनी है, ब्रह्मचार्य अपनाना है,
उसके बाद गृहस्थ हो गया, गृहस्थ में क्या करना है, गृहस्थ में अपनी गृहस्थी संभालनी है, और उसके बाद संन्यास, मतलब कि बूढ़ा होने के बाद संन्यास, काम कुम कुछ नहीं करना। ओके, किसमें कहा गया, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ये बात कई बार आई है पेपर में कि कौन से उपनिषद में हमारे जीवन को 3 भागों में बांटा है, छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अच्छा छंदोग्य उपनिषद में। अगली बात, जो ब्राह्मण और दूसरा कौन सा हो गया, अक्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको विशेषाधिकार मिल गए थे। अधिकार मिल गए थे, विशेषाधिकार मिल गए थे, मतलब कि इनकी जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ गई थी उत्तर वैदिक काल में आके। ठीक है, ओके, ब्राह्मण और क्षत्रिय को विशेषाधिकार मिल गए थे। ओके, इससे आगे हमारा आ गया इनका आर्थिक जीवन। मतलब कि पैसे पूसे के लिए क्या करते थे। ओके, फर्स्ट नंबर आर्थिक जीवन में ये पशुपालन की जगह कृषि करते थे, कृषि पे ज्यादा डिपेंड हो गए थे। मतलब कि कृषि पर निर्भर। ठीक है, कृषि पर निर्भर। ओके, जो हल को कहा जाता था सीर, हल हो गया हमारा सीर, सिर नहीं, सिर तो हमारा हेड हो गया, सीर सीर सीर। ठीक है, बड़े की मात्रा आएगी इसमें, बड़ी की मात्रा। ओके, इसको कहते हैं सीर, हल को कहा जाता था सीर। ठीक है, हल को क्या कहा जाता था, सीर। अच्छा जी, उससे आगे काठक संहिता है एक अपनी, काठक संहिता। काठक संहिता, काठक संहिता मतलब किताब है ये कोई। काठक संहिता में क्या था, काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख है, 24 बैलों वाले हल का उल्लेख। ठीक है, 24 बैलों वाले। ठीक है, 24 बैलों वाले हल का उल्लेख। ओके, किस संहिता में है, काठक संहिता में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जो वैश्य समाज था, मतलब कि वणिक समाज, वैश्य समाज, वैश्य माने वणिक समाज। वणिक समाज को भी वैल्यू मिली थी, वैल्यू इंक्रीज्ड। ठीक है, वणिक समाज की जो वैल्यू थी ना वो बड़ी थी। क्यों, क्योंकि पैसे की लेन देन, किसी चीज की लेन देन, व्यापारी होते थे तो कुछ चीज लेनी पड़ती थी ना, इन्हें से लोग लेते थे। ठीक है, इसमें इस जो कालखंड में है 2-3 तरह के सिक्के मिले। एक तो सतमान, एक तरह के सिक्के थे सतमान। कई बार आ जाता है कि सतमान क्या है, सतमान और कुछ नहीं है, सतमान एक तरह के सिक्के हैं। एक हो गया हमारे कृणिशनक, कृणिशनक सिक्के। अच्छा जी, ठीक है, ये 2 तरह के अपने सिक्के मिले थे। ओके, अच्छा जी,
उसके बाद इस टाइम में लोहे की खोज की गई थी। जो लोहे का कई ग्रंथों में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, इससे पहले कभी उल्लेख नहीं मिलता था। लोहे की खोज, लोहे की खोज 1000 ईस्वी पूर्व लगभग उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लोहे की खोज कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अच्छा 1000 ईस्वी पूर्व इसी काल में हुई थी इसकी। अच्छा अगली बात, एक बात और नोट कर लीजिए, जो चित्रित मृत भांड थे, धूसर चित्रित मृत भांड, धूसर चित्रित मृत भांड, या एक तरह के बर्तन थे जिसपे कलाकृति बनी होती थी, ठीक है, एक तरह के बर्तन। बर्तन, ओके, ठीक है। धूसर चित्रित मृत भांड क्या थे, एक तरह के बर्तन, ओके। अच्छा जी, 2-3 तरह के कर चल गए थे इस टाइम, टैक्स लेने लग गए थे जो राजा होते थे। वो किस किस चीज पे थे, रथ बनाने पर कर, दूसरा हमारा हो गया धनुष बनाने पर, और तीसरा हमारा हो गया कपड़ा बनाने पर कर ये थे, कर ये होते थे, रथ बनाने पर कर, धनुष बनाने पर कर, और कपड़ा बनाने पर कर, ओके। आगे हम पढ़ते हैं इसकी राजनीतिक जो विशेषताएं हैं, राजनीतिक में क्या क्या बदलाव हुए वो पढ़ते हैं। अच्छा जी, राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, इसमें जो कबीले थे, जनपद, कबीले बन गए जनपद, मतलब कि जिला कहा जाने लगा, जिला, जिला नहीं, जिला सॉरी, जिला कहा जाने लगा, ओके। राजा की वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है, राजा की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, इंक्रीज, और राजा जो है मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता से शासन करने लग गया था, ठीक है, अधिकारियों की सहायता से शासन करने लग गया था। तो अधिकारियों को कहा जाता था रत्नीन, अधिकारी रत्नीन कहा जाता था, ठीक है, अधिकारियों की सहायता। और राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल में किया गया, ठीक है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया, ओके। और इसमें जो मुख्य राज्य सामने निकल के आए, कुरु और पंचाल, कुरु और पंचाल सामने निकल के आए, ठीक है। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में।
ओके, और कुरु और पंचाल से कबीले निकल के आए, मतलब कि राज्य निकल के आए। ओके, आगे धार्मिक में इसका आता है जो यज्ञ और बलि करने लगे, यज्ञ और बलि, ठीक है, यज्ञ और बलि ज्यादा करने लग गए, ठीक है। अच्छा जी, यज्ञ और बलि मुख्य इनके धार्मिक वो है स्त्रोत थे। यज्ञ भी करते थे, बलि काल से चली, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, यज्ञ और बलि उत्तर वैदिक काल से चली, ठीक है। उसके बाद जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, ये भी उत्तर वैदिक काल से चली। ओके, इनका जो देवता इंद्र से पशुपति हो गए, इंद्र से पशुपति, इंद्र से पशुपति, ठीक है, देवता इंद्र से पशुपति। ओके, अच्छा, जो शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता पूषण, ठीक है, शूद्रों के देवता क्या कहलाने लगे? पूषण। ओके, अच्छा जी, और पूषण को किसका देवता माना जाता है? ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। जादू टोना भी इसमें करने लगे, देवता इंद्र से पशुपति हो गया, ठीक है, यज्ञ और बलि करने लगे। शूद्रों का देवता कौन हो गया? पूषण, और पशुओं का देवता भी माना जाता था, ठीक है। इसमें ब्राह्मणों की और पुरोहितों की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हुई है, मतलब ब्राह्मणों की वैल्यू इंक्रीज, ठीक है, ब्राह्मणों की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब इसमें इसके धार्मिक में आ गया, ये जादू टोना में विश्वास करने लगे, अंधविश्वास में विश्वास करने लगे। अगली बात, यज्ञ और बलि में विश्वास करने लगे। अच्छा, ब्राह्मणों की वैल्यू इसमें बढ़ गई। उसके बाद जो शूद्रों का देवता वो पूषण हो गया, जो पहले पशुओं का देवता ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किसका हो गया? शूद्र, उसका देवता, शूद्रों का देवता। अच्छा जी, जो इंद्र था, इंद्र से देवता हो गया इनका, मतलब उत्तर वैदिक काल का देवता पशुपति। पशुपति किसका रूप है? शिव का रूप है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारी जो पहली वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, कृपया उसको भी एक बार जरूर जाके देख लें, ताकि आपके पूरी वीडियो समझ में आ जाए। और उस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।